हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी SSC PET 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हमको पढ़ना है विज्ञान। हमारे उसमें दिया है सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान, जिसमें हमको कितने नंबर का पूछेगा? टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन हमको इसमें पूछेगा। सामान्य विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान, उसके बाद पढ़ेंगे हम जूलॉजी, हमारा जीव विज्ञान, ठीक है। तो आज हम एक ही लेक्चर में पूरा अपना भौतिक विज्ञान को समाप्त कर देंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान को, ठीक है। देखिए, विज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए, हमारा जो विज्ञान होता है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, भौतिक विज्ञान और एक जैविक विज्ञान। तो जो हमारा भौतिक विज्ञान होता है उसमें 2 भागों में है, भौतिकी और रसायन, और जैविक विज्ञान 2 भागों में, वनस्पति और जंतु विज्ञान। समझ में आ गया? भौतिक विज्ञान जो होता है वो 2 में, भौतिकी और रसायन में, और जैविक विज्ञान वनस्पति और जंतु में। तो जो भौतिकी के जनक हैं न्यूटन है। एग्जाम में हमारे पूछ ले कि भौतिकी के जनक कौन है, तो न्यूटन है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर हैं, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं, और जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं, ठीक है। इतना तैयार हो गया आप लोग का। भौतिकी के न्यूटन, रसायन विज्ञान के लेवोसियर, वनस्पति के थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं, ठीक है। अब देखिए, भौतिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना का अध्ययन करते हैं। और ये जो हमारा वनस्पति से आप रिलेट कर लीजिए पौधों का अध्ययन, थियोफ्रेस्टस थे। उसके बाद हम जंतु विज्ञान के अंदर जंतु और जानवर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए फिर हम आगे देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान को। तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है? भौतिक विज्ञान का तो फिजिक्स, या किस शब्द से आया हुआ है? फिजिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक घटना। इंग्लिश में हम भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजिक्स, PHY, ओके, फिजिक्स कहते हैं। अब देखिए, पहला हमारा यूनिट क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। ये हमारा पहला चैप्टर होगा। पहले चैप्टर में हम देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। हम चैप्टर वाइज इसको खत्म कर देंगे। उसमें हम क्या, इकाई और विमा। यूनिट को क्या कहते हैं? इकाई, और डायमेंशन को क्या कहते हैं? विमा। तो देखिए, भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो सभी मापने योग्य राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय, और उसके बाद देखिए, अलग अलग भौतिक राशियों को मापने का यंत्र अलग अलग होता है। जैसे हमको क्या, लंबाई मापना है तो उसका क्या होगा? मीटर होगा। द्रव्यमान मापना है तो किलोग्राम होगा। समय मापना है तो सेकंड होगा। तापमान मापना है तो केल्विन होगा। तो सबको नापने का क्या होता है? अलग अलग राशियाँ होती हैं, अलग अलग पैमाना होता है सबको मापने का, ठीक है। और हर पैमाने की क्या होती है? एक इकाई होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं परिमाण क्या होता है। देखिए, जैसे हमारा देखिए लिखा है Q बराबर NU2। तो Q हमारा क्या है? एक भौतिक राशि है। N हमारा क्या है? परिमाण, संख्यात्मक मान। U हमारा क्या है? उसके यूनिट है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 5 मीटर। अगर हम मान लीजिए कोई चीज़ की लंबाई है और लंबाई बराबर हम लिख दे रहे हैं 5 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो हमारा लंबाई हो जाएगा ये हमारी क्या हो जाएगी? भौतिक राशि हो जाएगी। 5 हमारा क्या हो गया? संख्यात्मक मान, जिसको हम क्या कहते हैं? परिमाण कह सकते हैं। मीटर हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया। लंबाई हमारा क्या हो गया? लंबाई हमारा भौतिक राशि हो गया। 5 हमारा परिमाण हो गया, और मीटर हमारा क्या हो गया? एक उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, हम जो हमारा है इसको मापने की कुछ पद्धतियां हैं, उस मापने की पद्धति को हम देख लेते हैं। देखिए, CGS पद्धति, जिसमें क्या होता है? देखिए, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकेंड। ये कहाँ की पद्धति है? फ्रांस की। CGS पद्धति कहाँ की है? फ्रांस की। FPS फुट, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ये ब्रिटिश पद्धति है। उसका MKS पद्धति आता है। M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड, ये सबसे उपयोगी और व्यवहारिक पद्धति, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है SI पद्धति, जो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसका शुरुआत कब से हुआ था? 1970 से, ठीक है। कब से इसका शुरुआत हुआ? 1970 से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की शुरुआत हो गई। इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारा क्या है? मापने की इकाइयाँ हैं, ठीक है। किसमें हम मापते हैं? कुछ ये पद्धतियाँ हैं हमारी मापने की, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, चलिए आगे। हमारी क्या? मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ, ठीक है। देखिए, राशियाँ हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली क्या है? मूल राशियाँ। कुछ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, कुछ भौतिक राशियाँ। मूल राशियाँ जो स्वयं से उत्पन्न होती हैं वो मूल राशियाँ होती हैं। जो मूल राशियों के द्वारा बनती हैं उनको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आती हैं पूरक राशियाँ। तो जो हमारी मूल राशियाँ हैं, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा हुआ है कि मूल राशियाँ कितनी हैं, तो 7 हैं। देखिए, पहला क्या है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड। तापमान का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडला। और पदार्थ की मात्रा का मोल। आप लोग अभी एक चीज़ और देखे होंगे कि CGS में या PS में MKS में
सबका मान तो बदल जा रहा है, लेकिन जो टाइम का सेकंड है तो सेकंड सब में सेकंड ही रहता है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब यहाँ से रिलेट कर दीजिए, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति का कैंडल में क्या होता है, ज्योति होता है, कैंडल हम लोग जलाते हैं तो वहाँ से ज्योति निकलता है, तो कैंडल का ज्योति तीव्रता आगे का आप लोग को पता ही होगा। तापमान का केल्विन, एग्जाम में इतना तो बहुत बार पूछा हुआ है, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ जो इन सबसे मिलके बनी होती हैं, जैसे वेग, आयतन, क्षेत्रफल, विस्थापन, त्वरण, बल, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशियाँ हो जाएंगी। भौतिक राशियाँ, भौतिक में जिसको पूरक राशियाँ कहते हैं वो दो हैं, एक समतल कोण, एक ठोस कोण। तो समतल कोण का क्या होता है, रेडियन, और ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। तो रेडियन, स्टेरेडियन, समतल का रेडियन और कोई ठोस रहेगा तो स्टेरेडियन, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारी राशि कितने प्रकार की होती है, दो, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो जो सदिश राशि होती है उसमें क्या, हमको दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सदिश राशियाँ जिसमें हमको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ कौन कौन सी है, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल। आप लोग ऐसे देख लीजिए, जिसमें व ज़्यादा आता है, व ये सब आता है, वो कैसी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल इत्यादि, ठीक है। अदिश राशियाँ जिसमें क्या केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे क्या, समय, दूरी, चाल, तापमान इत्यादि, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, उसको P बराबर W/T, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m में, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। ये आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा सब। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, कुछ हमारे मापने के यंत्र होते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर। देखिए, अगर घनत्व मापना है तो हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर, ठीक है। आर्द्रता हाइग्रो, यहाँ से रे, देखिए यहाँ से रे में लिखा है, यहाँ से ग्रो में लिखा है, तो आप इससे रे से रिलेट कर लीजिएगा। आर्द्रता मापने का हाइग्रो, और द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रो, उसमें ड्रो है, इसमें ग्रो है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर, उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर। सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारित करने वाला कौन सा है, एक्टियोमीटर। देखिए, किरणों की तीव्रता कौन निर्धारित करेगा, एक्टियोमीटर। समुद्र की गहराई कौन मापेगा, फैथोमीटर। उड़ते विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर, ठीक है। अब भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर। वायु दाब बैरोमीटर, और तापमापी थर्मोमीटर। समझ में आ गया, भूकंप रिक्टर पैमाने पर, वायु दाब बैरोमीटर पर, तापमापी थर्मोमीटर पे, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। अब वायु दाब वाला भी बैरोमीटर, तापमापी पे थर्मोमीटर, ठीक है। अब देखिए, हमारा अगला चैप्टर है ऊष्मा। ऊष्मा में हम देख लेते हैं। देखिए, हमारे एग्जाम में इस पे तो एक क्वेश्चन डन रहता है इस फार्मूले पे पूछने का, ठीक है। आप लोग पहले ये फार्मूला याद कर लीजिए, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, जहाँ C हमारा क्या है, सेल्सियस, F क्या है, फारेनहाइट, K हमारा है केल्विन। तो क्या करता है एग्जाम में, अगर देखिए, अगर मान लीजिए C और F के बीच में दे दिया, F का मान दे दिया और C का मान पूछा, तो हम क्या लगाएंगे, C/5 बराबर F-32/9। जैसे मान लीजिए, अगर हमारा सेंटीग्रेड का मान दे दिया है कि 5 है, ठीक है, और हमको फारेनहाइट का मान पूछ रहा है, तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला है, C/5 बराबर F-32/9 हमको लगाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम इस फार्मूले पे रख के C का मान 5 रखेंगे, 5/5 बराबर F-32/9। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करके हमको क्या, F की वैल्यू हमको निकाल लेनी है, ठीक है। मान लीजिए उसमें हमको F का मान दे दिया और K का मान पूछ लिया, तो हम ये F-32 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 वाला फार्मूला लगा देंगे। समझ में आ गया आप लोग को। तो आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिए, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे डन रहता है कि पूछता है। अब देखिए, एक चीज़ और होता है, K बराबर क्या होता है, 273 प्लस C होता है। अभी ये देखिए, परम ताप केल्विन पैमाने पर मापा गया माप जो होता है, ताप होता है, वो क्या होता है, परम ताप होता है। इसका मान कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मनुष्य के शरीर का तापमान कितने होता है,
98.4 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट या तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर का मतलब कोई सामान्य मनुष्य है उसके शरीर का तापमान कितना होगा, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और उसके 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? देखिए फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में इतना अंतर होता है। अब देखिए के बराबर कितना होता है? 273 प्लस सेंटीग्रेड। अगर हम केल्विन में 273, अगर मान लीजिए केल्विन का मान दिया है और सेंटीग्रेड का मान पूछा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर देंगे? 273 ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए सेंटीग्रेड का मान दिया है, उसमें हमको केल्विन का मान पूछा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे, तो हमारा केल्विन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर क्या है? ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए रूम में कोई गिलास में दूध आप लोग रखे हैं, ठीक है, या फिर पानी रखे हैं, कुछ भी करके गर्म करके रखे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वह हमारे रूम के टेम्परेचर के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? ऊष्मा हमारा किस तरफ होता है? उच्च ताप से निम्न ताप में की तरफ संचरित होता है, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। चालन, संवहन, विकिरण। क्या होता है? चालन, संवहन, विकिरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चालन, संवहन, विकिरण। तो देखिए ठोस में ऊष्मा का संचरण, ऊर्जा एक दूसरे को पास होती है, ठीक है। तरल पदार्थ में अणु खुद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और उसके बाद विकिरण में क्या होता है? ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के ही चली जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पैन है, ठीक है, और इसके नीचे देखिए आग लगाया हुआ है और यहाँ पे देखिए आग जल रहा है, आग ठीक लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या संवहन होगा, क्या चालन होगा, अब इसको समझिए। देखिए पहले क्या होता है, जब हम इसको आग के ऊपर इस पैन को रखते हैं तो क्या होगा, पहले ये वाला पार्ट पूरा गर्म हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये गर्म होगा, तो यहाँ से एक पार्टी दूसरे को क्या करते हैं, उस बार ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? चालन विधि से ये गर्म हो गया। धीरे धीरे इसकी डंडी किस विधि से गर्म हो जाएगी? चालन विधि से। उसके बाद फिर हम देखिए ये संवहन कैसे होगा? देखिए जो इसमें पानी या फिर कुछ भी रखा रहेगा जो उबलेगा, तो पहले नीचे वाला उबलेगा, तो नीचे वाला उबल के ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। विकिरण देखिए इस दोनों में कोई वो नहीं है, तो भी ये क्या, इसका जो ऊर्जा है ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे आप लोग इस चालन को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ एक लाइन है, उसमें 10 स्टूडेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको पहले स्टूडेंट को कोई सामान देते हैं, तो ये क्या करता है? ये पहला व्यक्ति दूसरे को थमा देता है, दूसरा तीसरे को थमा, मतलब कोई अपना स्थान छोड़ के नहीं जाता है, और सब लोग एक दूसरे को देते हुए ट्रांसफर करते जाते हैं, और लास्ट वाले के पास पहुंच जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? चालन हो जाएगा। संवहन क्या होता? अगर यही व्यक्ति यहाँ पे उठ के यहाँ चला जाता और देकर आता तो क्या हो जाता? संवहन हो जाता। अब विकिरण बिना किसी माध्यम के ही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रूम में अगर हम आग जलाए हुए हैं, तो धीरे धीरे वो रूम भी गर्म हो जाता है, किस विधि से? विकिरण विधि से, ठीक है। चालन में वो जो कोई पार्टिकल रहता है वो उठ के नहीं जाता है, क्या होता है? वो पार्टिकल एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, धीरे धीरे सब हो जाता है गर्म, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए फिर आगे देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश में हम दीप्त और अदीप्त वस्तुएं हमारा दे देता है। दीप्त वस्तुएं जिसमें प्रकाश होता है, जैसे तारे, टार्च, बल्ब इत्यादि में क्या होता है? प्रकाश होता है, तो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं जिसमें ग्रह, उपग्रह, मेज, घर इत्यादि आता है, वो सब हमारी अदीप्त वस्तुएं थी, ठीक है। उसके बाद हम अगला चैप्टर हमको पढ़ना है प्रकाश का, पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, ठीक है। तो दर्पण किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। किसी चिकनी या चमकदार सतह पर क्या होता है? परावर्तक होता है। दर्पण क्या होता है? उसकी सतह कैसी होती है? चिकनी होती है, चमकदार होती है, वह परावर्तक होती है। परावर्तक मतलब उस पर कोई, अगर मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, इस पर कोई चीज़ पड़ता है तो यहाँ से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हमारा कैसा सतह होता है? चिकना होता है, चमकदार होता है, वह परावर्तक होता है, ठीक है। उसका देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण होता है। तो जो समतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है समतल दर्पण में, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है। और उसके बाद इसमें देखिए एक चीज़ और होता है काल्पनिक। इसमें देखिए एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो जो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, पार्श्व और उल्टा बनता है। मतलब अगर हम देखें समतल दर्पण के सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखाएगा, राइट है वो लेफ्ट दिखाएगा, ठीक है। तो पार्श्व उल्टा बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक है। और अगर हम समतल दर्पण में क्या होता है, वी वेग से अगर आ रहे हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, अगर वी वेग से आ रहे हैं तो उस प्रतिबिंब में वो जो हमारा दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना वेग से आएगा? 2v वेग से, मतलब हमेशा उसके दुगने। अगर 2v वेग से आएगा तो ये कितने वेग से आएगा? 4v वेग से आएगा। समझ में आ गया? मतलब हमेशा उसके दुगने वेग से ही
वो प्रतिबिंब हमको आता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है हमारा क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी मतलब देखिए ये हमारा जो अवतल दर्पण होता है ये अंदर की तरफ ऐसे ही गोल की तरफ होता है और इसके बाहर क्या होता है? लेप लगा होता है। तो अभिसारी मतलब इसकी सारी, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम किरण अगर आ रहा है तो ये सब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक है, एक जगह इकट्ठा होता है, तो ये कैसा होता है? अभिसारी। और यही उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में ये अंदर की तरफ लेप होता है और ये बाहर की तरफ चिकना सतह होता है। अब इसमें क्या होता है? जो हमारी किरणें पड़ती हैं वे कैसी होती हैं? फैल जाते हैं। देखिए ये किरण आ रहा है, ये इधर इस दिशा में चला जा रहा है, ये इस दिशा में चला जा रहा है, ये इस दिशा में तो यहाँ क्या होता है? अपसारी। अपसारी मतलब फैलना, अभिसारी मतलब सिकुड़ना। तो ये अवतल दर्पण में क्या होता है? सिकुड़ती हैं और उसमें उत्तल दर्पण में क्या होती हैं? फैलती हैं। समझ में आ गया? उत्तल दर्पण अपसारी है, अवतल दर्पण अभिसारी है, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा, बड़ा छोटा बराबर तीनों हो सकता है, ठीक है। वास्तविक, आभासी, बड़ा छोटा बराबर सब कुछ होगा किसमें? अभिसारी में। लेकिन उत्तल में क्या होगा? हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा? ये आप लोग बस इतना याद करिए, उत्तल में क्या बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे गाड़ियों के साइड शीशे में जो लगा होता है वो क्या लगाएगा? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? किरणों को फैलाता है, ठीक है। तो ये इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा शीशा होता है, इसमें इसको पीछे से दूर से बहुत सारी वस्तुओं को देखना रहता है, तो क्या कर देता है? ये सबको लाके इकट्ठा छोटे 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 में सबको दिखा देता है। इसका क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अब देखिए इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। क्योंकि देखिए आंख, दांत, कान के डॉक्टर क्या करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आंख जैसे हमारा छोटा है, उसको हमको किस में देखना है? बड़े में देखना है, ठीक है। एक जगह हमको वो करना है तो किस आंख, दांत, कान के डॉक्टर किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। गाड़ियों के साइड शीशों में इसका प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आ गया। अवतल लेंस में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अवतल लेंस, निकट। देखिए 1 2 3 4 है, इसमें निकट, इसको में 3 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, तो 4 वाले को 3 और 3 वाले को 2, इससे भी रिलेट कर सकते हैं और इससे भी रिलेट कर सकते हैं। उत्तल, इसमें बड़ा उ का मात्रा देखिए, उत्तल और दूर, ऊ से रिलेट कर सकते हैं। उत्तल में दूर, उर, मतलब इससे कर सकते हैं। उत्तल लेंस में हम दूर दृष्टि दोष होता है, मतलब दूर दृष्टि में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए फिर हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हम पढ़ रहे थे परावर्तन, अब पढ़ेंगे अपवर्तन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर ये हमारा 2 माध्यम है, ये विरल है, ये सघन है, तो अगर कोई चीज़ है, कोई किरण है, अगर वो क्या आ रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो ये क्या होता है? विरल से सघन आती है, तो ये अभी देखिए ये होता है अभिलंब, ये होता है अभिलंब, ठीक है। अगर ये अभिलंब है और ये किरण कोई आ रही है तो क्या होता है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। कब? जब विरल से सघन में आती है, ठीक है। और जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर चली जाती है। आप लोग नॉर्मली ऐसे सोचिए कि कोई चीज़ अगर देखिए यहाँ पे आ रही है, विरल है, कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है, यहाँ पे सघन है, तो यहाँ पे आते ही इसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। सघन माध्यम में ये सघन से आ रही थी, ठीक है, खूब मतलब सघन से आ रही थी और यहाँ पे विरल आ गया, उसको कोई अब दिक्कत नहीं है, तो क्या करेगा? वो अभिलंब से क्या होगा? दूर भाग जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डूबी क्षण क्या हमको तिरछी दिखाई देती है? किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? रेगिस्तान में मरीचिका, हीरे का चमकना, ये सब किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य लाल होना, आसमान का देखिए प्रकीर्णन जिसमें आ जाएगा, जैसे लाल, नीला, पीला, ये सब जो कहता है, या समुद्र का नीला, आसमान का काला, ये सब जिसमें कलर वाला होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। जैसे सूर्य का लाल दिखना, आसमान का नीला दिखना, समुद्र के पानी का नीला दिखना, आसमान का काला, अंतरिक्ष में ये क्या आसमान का काला दिखना, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ठीक है। फिर हम अगला देखते हैं, हमारे प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला हमारे क्या हैं? प्राथमिक रंग हैं, जो सभी रंगों को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ है, जो सभी रंगों को अवशोषित करता है वो कौन सा रंग होता है? काला होता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखिए ध्वनि में देख लेते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है ध्वनि, जिसमें क्या होता है? आवृत्ति और आयाम। अब देखिए इसमें दो चीज़ होते हैं, एक होता है आवृत्ति, एक होता है आयाम, ठीक है। अब देखिए
आवृत्ति मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में जितना कंपन होता है उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और कंपन करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन कितना हो रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, आयाम। समझ में आ गया। 1 सेकंड में जितना कंपन होगा, जैसे 1 सेकंड में जितना कंपन होगा, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, आवृत्ति। और कंपन करते हुए कण कितना दूरी, ये जो दूरी कितना तय कर रहा है, विस्थापन कितना विस्थापन कर रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। ठीक है, आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, किसमें, आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, और n बराबर क्या होता है, 1/t। ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/t, मतलब t बराबर टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं ध्वनि के लक्षण। ध्वनि की, अब देखिए ध्वनि के लक्षण ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर ध्वनि की तीव्रता जितना तेज होगा और वो उसका मतलब ध्वनि उतना ही तेज होगा। देखो ध्वनि को हम किस में मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। तीव्रता जितना ज़्यादा हो, आगे देखिए आयाम जितना ज़्यादा होगा तो तीव्रता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हमारे कुछ ध्वनि दिया गया है और वो कितने डेसिबल तक सुरक्षित है, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्या सामान्य बातचीत कितने में रहना चाहिए, 30 से 40 डेसिबल तक। उच्च आवाज कितने तक, 50 से 60 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। व्यस्त यातायात का 120 है। और उसके बाद अकर्डी ध्वनि, जिसको देखिए जो हमारे द्वारा सुना नहीं जा सकता वो ध्वनि कौन सी है, अकर्डी ध्वनि 80 dB, मतलब इसको अकर्डी ध्वनि कहा जाता है। ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। कितना डेसिबल तक, 80 डेसिबल। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण किसको कहा जाता है, जो 80 डेसिबल से 90 डेसिबल तक को हम क्या कह सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा कितना सुरक्षित बताया है, 45 डेसिबल तक के हमको क्या बताया है, सुरक्षित बताया गया है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, ग्रीन मफलर पूछ लेता है किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से ही ग्रीन मफलर संबंधित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कितना डेसिबल किसके लिए मान्य है। ठीक है, उसके बाद हम क्या है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति देख लेते हैं। अब देखिए ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती हैं, 3, श्रव्य, अपश्रव्य, प्राश्रव्य। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है, मनुष्य सुन सकता है। श्रव्य क्या है, ऐसी ध्वनियाँ जिसको मनुष्य सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है, मनुष्य सुन सकता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, श्रव्य। अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनियों को क्या होता है, वो अपश्रव्य होती हैं, जैसे दिल की धड़कन। पराश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं वो क्या होती हैं, पराश्रव्य होती हैं। ये चमगादड़, डॉल्फिन इत्यादि ये सब उत्पन्न करती हैं और वही लगती है। ठीक है, समझ में आ गया। श्रव्य क्या होता है, जिसको हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अपश्रव्य जो 20 हर्ट्ज से कम हो वो अपश्रव्य। पराश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। समझ में आ गया। अब देखिए वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और देखिए आप लोग और एक चीज़ याद कर लीजिए, ये प्रकाश वाले में मैंने बताया, प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ। यहाँ प्र से रिलेट कर दीजिएगा, प्र से ये और प्र में ये लगा है, तो प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है। अभी मैं तरंग के बारे में बताऊंगी तो आगे समझा दूंगी। ठीक है, फिर देखिए न्यूटन के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। आप लोग को पता ही है न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहला क्या था, जड़त्व का नियम। दूसरा F बराबर m में। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अगर हम किसी के प्रति जितना बल लगाएंगे तो वह भी हमारे प्रति उतना ही बल लगाता है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगा, और चल रही है तो चलती अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, F बराबर m में। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं ध्वनि तरंगों द्वारा चलती है। ध्वनि किसके द्वारा चलती है, तरंगों द्वारा चलती है। देखिए हमारे तरंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो अनुप्रस्थ जो होता है वो कण तरंग की दिशा के लंबवत चलती है। अनुप्रस्थ में क्या होता है, कण तरंग की दिशा के लंबवत चलती है। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, कण तरंग के चलने की दिशा में ही चलती है। ठीक है, तो लंबवत से आप लोग ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, जैसे देखिए प्रकाश जो होता है वो हमारा अनुप्रस्थ होता है, और ये देखिए प्रकाश हमारा ऊपर से आता है, जैसे सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है तो क्या ये लंबवत आता है। बस ऐसे रिलेट करने के लिए। तो अनुप्रस्थ क्या है, कण तरंग की दिशा के लंबवत चलता है। एग्जाम में हमारे पूछ ले जब लंबवत चलता है तो कौन सा तरंग रहेगा, तो अनुप्रस्थ रहेगा। ठीक है, और प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ है और ध्वनि हमारी क्या है, अनुदैर्ध्य है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है गति। v बराबर u प्लस AT, गति का पहला नियम है। v बराबर u प्लस AT, जहाँ v हमारा क्या है, अंतिम वेग है, u हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग है, t हमारा समय है, यह हमारा विस्थापन है। आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए कोई चीज़ कह रहा है कि कोई चीज़ अभी तुरंत स्टार्ट हो रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। अगर हमारे एग्जाम में मतलब वो दे दिया कि प्रारंभिक वेग का मान इतना है तो वो तो रहेगा, लेकिन अगर नहीं दिया है, अब पूछा कि अभी अभी वो स्टार्ट हो रही है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो देखिए v बराबर u प्लस AT,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारे गति के फार्मूले हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या दे देता है, इसमें जैसे ए का मान दे दिया, टी का मान दे दिया और यू का मान दे दिया, तो एस का मान हमसे पूछ ले, तो आप लोग ये फार्मूले याद की रहिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, क्या होता है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है। जैसे क्यों आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अब देखिए ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो वी का मान क्या होगा, ये इसका मान जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऊपर से नीचे जाने, अगर मान लीजिए देखिए अगर कोई चीज़ हम ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, अब वो जब नीचे आएगा, क्योंकि देखिए ये हमारा पृथ्वी है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, तो अगर देखिए अगर ये क्या है ऊपर नीचे ऐसे देखिए नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो यहाँ है, ये इसको छोड़ के जा रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव। लेकिन अगर यही इसके तरफ आ रहा है तो जी का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है, तो ऊपर से नीचे जी पॉजिटिव और नीचे से ऊपर जाने पर निगेटिव होगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर, ठीक है। समझ में आ गया। फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लेते हैं। प्रत्येक कण क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो कण हैं, ये दोनों अपने आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है यफ अनुक्रमानुपाते m1 m2 बटे r स्क्वायर। m1 क्या है, इसका भार पहले कण का भार है, m2 क्या है, दूसरे कण का भार है, r दोनों के बीच की दूरी है, तो f अनुक्रमानुपाते क्या होगा, m1 m2 बटे r स्क्वायर। जहाँ हम अगर ये अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो g नामक एक नियतांक लगाते हैं, तो यह बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध पूछ लेता है, तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी m बटे r स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, ये g एंड g में संबंध है। और g का मान, कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या कहते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस जी का मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य हमको पढ़ना है। तो क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर Fs। गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। इस पे भी एग्जाम में पूछ लेता है, m का मान दे देगा, v का मान पूछ लेगा, गतिज ऊर्जा का मान पूछ लेगा। तो क्या, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो किसमें है, सॉरी कोई चीज़ चल रही है तो किसमें है, गतिज ऊर्जा में। कोई चीज़ रुकी हुई है तो किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। देखिए अगर कोई कह दे कि बंदूक से छोटी गोली किस ऊर्जा में है, तो क्या गतिज ऊर्जा में है वो। अगर कह दे कि बंदूक में जो गोली है वो कैसी है, तो वो स्थितिज ऊर्जा में। लेकिन तो अगर वो छूट गई है तो किसमें होगा, गतिज ऊर्जा में होगा। सामर्थ्य को हम किससे कहते हैं, सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। सामर्थ्य को अगर हम P से, पावर, इसी को कहते हैं पावर बराबर क्या, कार्य बटे समय, तो P बराबर W/T, इसी को हम जूल प्रति सेकंड कहते हैं, ठीक है। अब एक अश्व शक्ति का मान पूछ लेता है एग्जाम में, तो कितना होता है, 746 वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे देखते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमारी होती हैं, गामा, एक्स, पराबैंगनी, उसके बाद दृश्य, उसके बाद अवरक्त, माइक्रोवेव, उसके बाद दीर्घ तरंगे, ठीक है। और देखिए इसको देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बढ़ता क्रम कैसे होता है, अगर हम देखें पहले हम गामा लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, पराबैंगनी, ये दृश्य होते हैं जो हमको दिखाई देती हैं, फिर इधर अवरक्त, फिर उसके बाद लघु तरंगे, उसके बाद दीर्घ तरंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो गामा, उसके बाद एक्स आएगा, उसके बाद पराबैंगनी, उसके बाद अवरक्त, माइक्रोवेव, इसके, तो ठीक है। तरंग दैर्घ्य कैसे होगा, इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर से इधर आएंगे तो हमको आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी हो जाएगी, गामा किरणों की आवृत्ति हो जाएगी, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा, दीर्घ तरंगों का हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक क्षमता, वेदन क्षमता किसमें होती है, गामा में होती है, क्योंकि गामा का क्या आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सर्वाधिक वेदन क्षमता गामा किरणों में, ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, नाभ की क्रियाओं में, ठीक है। रेडियो टेलीविजन में किसका उपयोग किया जाता है, लघु तरंगों का। कुहरे में फोटोग्राफी के लिए किसका यूज किया जाता है, अवरक्त तरंग का, ठीक है। अब देख लिए एक चीज हम और देखते हैं, विबग्योर से हम इसको रिलेट करते हैं, VIBGYOR, ठीक है। तो हमारा तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, ये देखिए इधर उल्टा हो गया है, ये इधर हम किसको लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे आवृत्ति, इधर हम लिखेंगे तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे हमारा तरंग दैर्घ्य का मान
बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा? बैगनी का, फिर जामुनी का, फिर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो लाल तक हम पहुंचेंगे, तरंग दैर्घ्य किसका ज़्यादा हो जाएगा? लाल का। तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं क्या होता है? हमारा तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो किसका मान बढ़ता है? आवृत्ति या फिर विचलन, इसी को हम विचलन भी कहते हैं, ठीक है। विचलन का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? देखिए इधर से हम आएंगे, इधर से जितना बढ़ेंगे उतना विचलन का मान बढ़ते चला जाएगा, और इधर जितना जाएंगे हमको तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए इधर हम आ रहे हैं तो विचलन हमारा बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो जाएगा? बैगनी का, उससे कम जामुनी का, और इधर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ते चला जाएगा। जैसे सबसे कम बैगनी, देखिए बैगनी का होगा, फिर उससे ज़्यादा जामुनी का, उससे ज़्यादा नीला, उससे ज़्यादा हरा, पीला, नारंगी, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा? लाल का। तो इसको आप गौर से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, और सबसे ज़्यादा विचलन किस में होता है? बैगनी रंग में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे कम प्रकीर्णन व तरंग दैर्घ्य देखिए सबसे कम प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य। देखिए प्रकीर्णन, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं, विचलन कहते हैं, ठीक है, आवृत्ति कहते हैं। तो सबसे कम प्रकीर्णन किस में होगा? लाल ही में होगा, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य किसका होगा? लाल का अधिक होगा। समझ में आ गया? और देखिए किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब जल जमता है तो घनत्व क्या होता है? उसका बढ़ जाता है। एग्जाम में मेरे पूछ ले कि अगर कोई जल है वो क्या गया, जम गया है, तो उसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? तो क्या हो जाता है? घनत्व उसका घटता है, ठीक है। जल जमने पर उसका क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। जल जमने पर आयतन बढ़ जाता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? दो बिंदु के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर कहलाता है, ठीक है। रेन गेज, वर्षा मापने का यंत्र को हम रेन गेज कहते हैं। गैल्वेनोमीटर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति की कितनी है? गैल्वेनोमीटर से क्या होता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की कितनी उपस्थिति है उसको हम गैल्वेनोमीटर से दर्शाते हैं। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, ठीक है। फिर उसका डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। डायनेमो का क्या कार्य है? विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा वो रहता है, उसको प्रकाश ऊर्जा में हमको प्रकाश दे देता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, आप नॉर्मली सोचिए मोमबत्ती क्या है? पहले रासायनिक ऊर्जा है और उसको हमको क्या दे रही है? प्रकाश दे रही है, तो प्रकाश ऊर्जा में कर रही है। लाउड स्पीकर क्या, अगर हम लाउड स्पीकर में बोलते हैं तो वो क्या? विद्युत ऊर्जा है, वो विद्युत के द्वारा चल रहा है और वो हमको प्राप्त क्या कर रहा है? ध्वनि प्राप्त कर रहा है, तो ध्वनि ऊर्जा। समझ में आ गया? माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि ऊर्जा है। हम माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, वह हमको दूसरी जगह जा रहा है क्या? विद्युत ऊर्जा के माध्यम से। तो माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दिष्टकारी रेक्टिफायर का क्या कार्य होता है? एसी को डीसी में। दिष्टकारी क्या करता है? एसी को डीसी में, मतलब क्या? एसी को डायरेक्ट करंट में हमको क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर की खोज किसने किया था? फैराडे, इसी को डायनेमो कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था, ठीक है। चलिए फिर हम आगे, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे हुए क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था? डायनामाइट का खोज किया था। जेएल बेयर्ड ने क्या? टेलीविजन का खोज किया था। भारी जल का खोज यूरे ने किया था। एक्सरे का रॉन्टजन ने किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन ने किया था। डायोड वाल्व का फ्लेमिंग ने किया था। ट्रायोड वाल्व का फॉरेस्ट ने किया था। रमन प्रभाव किसने किया था? सीवी रमन ने किया था। 1928 में रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरे ने किया था, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। यह किसका मापने का यंत्र है? दूरी मापने का यंत्र है, ठीक है। और देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ ले, दूरी मापने का यंत्र क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है, ये याद करे रहिएगा। सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। इसका मान कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब एक पारसेक में कितना आ जाता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है प्रकाश वर्ष किसका मापने का यंत्र है? तो दूरी मापने का। लेकिन तो एग्जाम में ऐसे पूछे सबसे बड़ा इकाई क्या है? तो पारसेक होता है, ठीक है। और भी देखिए हमारा कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो अभी हमने बताया था हाइग्रोमीटर से, ठीक है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी उसमें क्लियर करवा दूंगी। कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण को क्या कहा जाता है? कॉस्मिक किरण कहा जाता है। 2G स्पेक्ट्रम में G क्या है? जनरेशन होता है। 2G स्पेक्ट्रम में जो आता है G, वो क्या होता है? उसका अर्थ जनरेशन होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाला कर्टज क्रिस्टल किसका बना होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। घड़ी में प्रयोग होने वाला कर्टज क्रिस्टल किसका बना होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। अब एक चीज अब देख लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बदलता है? तो देख लीजिए, वेग बदल जाता है, गति, तरंग दैर्घ्य
और अपवर्तनांक, ये तीनों क्या होता है, ये सब क्या होता है, बदल जाता है, आवृत्ति ही नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी वेग, गति, तरंग दैर्ध्य ये सब क्या होगा, बदल जाएगा। समझ में आ गया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी उसका वेग भी बदल जाएगा, गति भी बदल जाएगी, तरंग दैर्ध्य भी, अपवर्तनांक भी, लेकिन तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है। दो श्रृंग व गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास क्या है, उत्तल लेंस है। अब देखिए, एक है 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 × 10 सीधा कर देंगे, 1000 वाट बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 1 इकाई। ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऊष्मीयमान सबसे अधिक किस में होता है, एलपीजी गैस में सबसे ज़्यादा उसका एलपीजी, उसके बाद फिर द्रव, फिर उसके बाद ठोस में। ठीक है। उसके बाद व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाए तो हमको क्या करना चाहिए, व्यक्ति को ऊनी कपड़े से ढक देना चाहिए। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, तापमान के माध्यम पर, उसके माध्यम पर निर्भर करती है, उसके तापमान पर निर्भर। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करेगी, तो उसके तापमान पर निर्भर करती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, तापमान पे, मतलब माध्यम का क्या तापमान है, ये गलत लिखा गया है, माध्यम का क्या तापमान है उस पर निर्भर करता है। ठीक है। एग्जाम में पूछ ले उस पर निर्भर करता है कि नहीं तापमान में, तो ध्वनि की गति तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को। ठीक है। आई होप आप लोग का इतना तैयार हो गया होगा। ठीक है। ये हमारा फिजिक्स खत्म होता है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, बाय।